वीजा के लिए प्रतीक्षा पार्ट 2। 1916 में मैं भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के मामहीन महाराजा ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। 1913 से 1917 तक मैंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। 1917 में मैं लंदन आया और लंदन विद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर विभाग में दाखिला ले लिया। अपनी शिक्षा पूरी किए बिना 1918 में मुझे भारत लौटना पड़ा। क्योंकि मुझे बड़ौदा राज्य ने शिक्षा दिलाई थी, मैं रियासत की सेवा करने के लिए बाध्य था। तदनुसार भारत पहुंचने पर मैं सीधा बड़ौदा गया। मैंने बड़ौदा की नौकरी अपने वर्तमान उद्देश्य के लिए किन्हीं कारणों से छोड़ी। वे इस मामले से बिल्कुल असंगत है, इसलिए उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मेरा संबंध बड़ौदा में मेरे सामाजिक अनुभवों से है, अतः मैं केवल उनका ही ब्यौरा दूंगा। यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 वर्ष रहने से मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं रह गई थी कि मैं एक अछूत हूँ, और वह कि एक अछूत जब कभी भारत आता है तो वह अपने लिए और दूसरों के लिए एक समस्या बन जाता है। लेकिन जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो मेरा दिमाग इस प्रश्न से अत्यंत क्षुब्ध हुआ, कहाँ जाऊं, कौन मुझे लेगा। मैं बहुत क्षुब्ध था। हिंदुओं के होटल में, जिन्हें विशेष कहते हैं, मैं जानता था वे मुझे जगह नहीं देंगे। उनमें जगह लेने का मात्र रास्ता अपने आप को हिंदू बताना था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी असलियत पता लग गया जो लगना ही था तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो अमेरिका में पढ़ने के लिए आए हुए थे। यदि मैं वहां जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं अपने को आश्वस्त नहीं कर सका। वे अपने घर में एक अछूत को जगह देकर लज्जित महसूस कर सकते हैं। मैं स्टेशन की छत के नीचे कुछ समय खड़ा सोचता रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं पूछूं कि शिविर में कोई जगह है। तब तक सभी यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ तांगे वाले, जिनको कोई सवारी नहीं मिली थी, मेरी ओर देख रहे थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और उससे पूछा कि वह जानता है कि शिविर में कोई होटल है। उसने कहा कि एक पारसी की सराय है और वे पेइंग गेस्ट रखता है। यह सुनकर कि वह एक सराय है जो पारसी चलाते हैं, मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ। पारसी जारोस्ट्रियन धर्म को मानते हैं। वहां मुझे इस बात का डर नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता। प्रसन्नचित्त और आशा तथा खुले दिमाग से निडर होकर मैंने अपना सामान तांगे में रखा और तांगे वाले को शिविर की ओर पारसी सराय में चलने के लिए कहा। सराय 2 मंजिला इमारत थी, जिसके भूतल पर एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह देखभाल करने वाला था और जो लोग वहां ठहरने के लिए आते थे उनको भोजन देता था। तांगा वहां पहुंचा तो पारसी रखवाला मुझे ऊपर ले गया। मैं ऊपर चला गया और तांगे वाला चालक मेरा सामान ऊपर ले आया। मैंने उसे पैसे दिए और वह चला गया। मैं प्रसन्न हुआ कि अंततः मैंने अपने ठहरने के लिए जगह ढूंढने की समस्या हल कर ली है। मैं कपड़े उतार रहा था क्योंकि मैं आराम करना चाहता था। इसी बीच सराय का रखवाला अपने हाथ में एक किताब लेकर आया। चूंकि मैं अर्ध नग्न अवस्था में था, उसने देख लिया है कि मैंने सदरा या कास्ती, जो पारसी पहनते हैं, नहीं पहने हुए था। यह देखते ही उसने तेज आवाज में पूछा कि मैं कौन हूँ। यह जानते हुए कि यह सराय केवल पारसियों के लिए चलाई जा रही है, मैंने उससे कहा कि मैं हिंदू हूँ। यह जानकर वह स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि मैं सराय में नहीं ठहर सकता। उसके व्यवहार से मुझे बड़ा धक्का लगा और मैं ठंडा पड़ गया। मेरे मन में फिर प्रश्न आया कि कहाँ जाऊं। अपने को संभालते हुए मैंने उसे बताया कि मैं हिंदू हूँ, मुझे यहाँ ठहरने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि उसे कोई आपत्ति ना हो। उसने उत्तर दिया, तुम कैसे रह सकते हो? मुझे उन सब का रजिस्टर में नाम लिखना होता है जो यहाँ ठहरने आते हैं। मुझे उसकी समस्या समझ में आ गई। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में लिखने के लिए कोई पारसी नाम रख लेता हूँ। यदि मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो तुम क्यों ऐतराज करते हो? तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि मैं यहाँ ठहरता हूँ तो
तो तुम्हें कुछ कमाई होगी। मैं समझ गया कि वह मुझे रखने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि उसके पास काफी समय से कोई पर्यटक नहीं आया था और थोड़ा पैसा कमाने का अवसर होना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हो गया कि मैं ₹1.5 प्रतिदिन ठहरने के लिए दूंगा और उसके रजिस्टर में अपना कोई पारसी नाम लिखूंगा। वह नीचे चला गया और मैंने चैन की सांस ली। समस्या सुलझ गई थी और मैं प्रसन्न हुआ। लेकिन खेद है कि मेरी वह खुशी ज्यादा देर नहीं चली। लेकिन इससे पहले कि मैं उस समय में अपने निवास के दुखद अंत का बयान करूं, मैं यह अवश्य बताऊंगा कि मैं जो थोड़ा समय वहां रहा वह मैंने कैसे बिताया। सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा सा शयन कक्ष था और इसके साथ एक छोटा सा गुसलखाना था जिसमें एक पानी का नल था। इसके अतिरिक्त एक बड़ा कमरा था। जिस समय मैं वहां ठहरा हुआ था, बड़े हॉल में इस प्रकार के कूड़े करकट, तख्तों, बेंचों, टूटी कुर्सियां इत्यादि से भरा हुआ था। इसके बीच मैं अकेला था। प्रातः सराय का रखवाला ऊपर कप में चाय लेकर आया। इसके बाद वह फिर 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सवेरे का खाना लेकर आया। तीसरी बार वह रात 8:30 बजे मेरा खाना लेकर आया। सराय का रखवाला मेरे पास तभी आता जब बहुत आवश्यक होता और वह जब भी आया मेरे से बात करने के लिए नहीं रुका। किसी प्रकार दिन बीत गया। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखापाल के कार्यालय में प्रोवेशनर नियुक्त किया था। मैं प्रातः करीब 10 बजे कार्यालय के लिए समय से जाता था और शाम को देर से 8 बजे लौटता था और अधिक से अधिक समय अपने मित्रों के साथ सराय से बाहर बिताता था। रात बिताने के लिए लौटने का ख्याल मन में आने पर मैं भयभीत हो जाता था और सराय में केवल इसलिए आता था कि मेरे पास आराम करने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं था। सराय की पहली मंजिल पर बड़े कमरे में कोई दूसरा मनुष्य नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरे हॉल में अंधेरा रहता था। अंधेरा दूर करने के लिए वहां ना बिजली की रोशनी थी और ना ही कोई दीपक ही था। रखवाला मेरे प्रयोग के लिए एक छोटा सा लालटेन लेकर आता था। उसकी रोशनी कुछ इंचों से आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं काल कोठरी में हूँ और बात करने के लिए किसी व्यक्ति का साथ चाहता हूँ, किंतु वहाँ कोई नहीं था। किसी व्यक्ति के साथ के अभाव में पुस्तकें मेरी साथी थीं। उनको पढ़ता ही रहता था। पढ़ने में तल्लीन होने के कारण मैं अपना अकेलापन भूल गया। लेकिन चमगादड़ों की चींची और उनके उड़ने से, जिन्होंने हॉल को अपना घर बना रखा था, मेरा ध्यान प्राय भंग हो जाता था और मैं कांपने लगता था। भूलने का प्रयास करने के बावजूद मुझे याद आने लगता था कि मैं विचित्र परिस्थितियों में विचित्र स्थान पर हूँ। कई बार मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने दुख और गुस्से को यह सोचकर दबा लिया कि यद्यपि यह काल कोठरी है, फिर भी सिर छिपाने की जगह है और कोई जगह न होने से कुछ जगह होना बेहतर है। मेरी दशा हृदय विदारक थी। जब बंबई में मेरा भांजा मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया और जब उसने मेरी हालत देखी तो इतना जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। मैं इस हालात में पारसी सराय में पारसी बनकर रहता था। मैं जानता था कि मैंने नाम बदलकर बहुत समय तक नहीं रह सकता और एक दिन मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं ठहरने के लिए सरकारी बंगला लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी अर्जी पर जल्दी गौर नहीं किया जैसा कि मैं चाहता था। मेरी अर्जी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजी गई और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरी कयामत का दिन आ गया। सराय में ठहरने का मेरा 11वां दिन था। मैंने प्रातः का खाना खा लिया था और कपड़े पहन लिए थे और कार्यालय जाने के लिए अपने कमरे से निकलने वाला था। जैसे ही मैं कुछ किताबें पुस्तकालय को लौटाने के लिए उठ रहा था, जो मैं रात को पढ़ने के लिए पुस्तकालय से ली थी, मुझे ऊपर आते हुए बहुत से लोगों की पदध्वनि सुनाई दी। मैंने सोचा कि कुछ पर्यटक ठहरने के लिए आए हैं और इसलिए मैं बाहर देख रहा था कि ये कौन है। तभी मैंने देखा कि 1 दर्जन नाराज दिखाई देने वाले लंबे तगड़े, जो एक एक लाठी उठाए हुए थे, मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैं समझ गया कि वे साथी पर्यटक नहीं हैं और उन्होंने इसका सबूत तुरंत दे दिया। वे मेरे कमरे के सामने पंक्ति में खड़े हो गए और प्रश्न की बौछार शुरू कर दी। तुम गंदे हो, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने पारसी नाम रखने का साहस कैसे किया? तुम गुंडे, तुमने पारसी सराय को प्रदूषित
सूचित किया है। मैं चुपचाप खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं यह भी नहीं कह सकता था कि मैं पारसी ही हूँ। वास्तव में यह धोखा था और धोखा खुल गया। और मुझे विश्वास है कि यदि मैं अपने आप को पारसी बताता रहता तो कुछ और धर्मांध पारसियों की भीड़ ने मेरी पिटाई कर दी होती और संभवतः मार ही दिया होता। मेरी नम्रता और मेरी चुप्पी ने इस दुर्भाग्य को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा कि कमरा कब खाली करने का इरादा है। उस समय मेरे लिए सिर छिपाने की जगह मेरे लिए मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। इस प्रश्न में की गई धमकी बहुत बड़ी थी, अतः मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और निवेदन किया कि वे मुझे कम से कम 1 सप्ताह और रहने दें, क्योंकि मेरा विचार था कि मैंने मंत्री को बंगले के लिए जो अर्जी दी हुई थी उस पर इस बीच में मेरे पक्ष में फैसला हो जाएगा। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम निर्णय दे दिया। उन्होंने मुझे शाम तक सराय से चले जाने के लिए कह दिया। उन्होंने गंभीर परिणामों की धमकी दी और चले गए। मैं असमंजस में था। मेरा हृदय अंदर ही अंदर बैठ रहा था। मैंने सबको कोसा और फूट फूट कर रोया। अंततः मुझे उस सिर छिपाने की जगह से, जो मेरे लिए बड़ी कीमती थी, वंचित कर दिया गया। यह एक कैदी की कोठरी से अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कीमती। पारसियों के चले जाने के बाद मैं कुछ देर तक बैठा कोई रास्ता ढूंढने के बारे में सोचता रहा। मुझे आशा थी कि शीघ्र ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्या अस्थायी समस्या थी और मैंने सोचा कि दोस्तों के यहाँ जाना अच्छा होगा। बड़ौदा राज्य के अछूतों में मेरा कोई मित्र नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा एक भारतीय ईसाई था। मैं पहले अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और जो कुछ मेरे साथ हुआ सब कहा सुनाया। वह अच्छा व्यक्ति था और मेरे व्यक्तिगत मित्र था। वह दुखी और गुस्से में भी था, फिर भी उसने एक विचार रखा। उसने कहा, यदि तुम मेरे घर में आते हो तो मेरा नौकर चला जाएगा। मैं सारा समझ गया और मैंने जगह देने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला। मैंने भारतीय ईसाई मित्र के पास जाना पसंद नहीं किया। एक बार उसने अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने पारसी सराय में ठहरना अच्छा समझा। मेरा कारण यह था कि उसकी आदतें मेरे अनुकूल नहीं थीं। अब वह जाने का अर्थ तो दो टूक जवाब सुनना था, इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया। लेकिन मैं ठहरने का स्थान पाने का विचार छोड़ नहीं सका। अपने एक मित्र की सलाह पर मैंने उसके पास जाने और उससे पूछने का फैसला किया कि वह मुझे अपने पास जगह देगा। मेरे पूछने पर उसने उत्तर दिया कि कल उसकी पत्नी बड़ौदा आ रही है और वह उससे बात करेगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बहुत ही व्यवहार कुशल उत्तर था। वह और उसकी पत्नी मूल रूप से ऐसे परिवार से थे जो जाति के ब्राह्मण थे और ईसाई बनने के बाद पति के विचार तो उदार हो गए थे, लेकिन पत्नी रूढ़िवादी रही और वह एक अछूत को अपने घर में रखने के लिए कभी तैयार न हुई होती। इस प्रकार आशा की अंतिम किरण भी जाती रही। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से चला तो शाम के 4 बजे थे। मेरे सामने बड़ा प्रश्न था कि कहाँ जाऊं। मुझे सराय अवश्य छोड़नी थी और मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं जिसके पास जाता। केवल एक ही रास्ता बचा था कि बम्बई चला जाऊं। बम्बई के लिए रेल रात को 9 बजे चलती थी। मुझे 5 घंटे बिताने थे। उनको मैं कहाँ बिताऊं? क्या मैं सराय में जाऊं? मैं सराय में जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं पारसी वहां आकर मुझ पर हमला न कर दें। मैं अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहता था। यद्यपि मेरी दशा दयनीय थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर तरस खाए। मैंने कामदी बाग नामक सार्वजनिक उद्यान में 5 घंटे बिताने का निश्चय किया। यह उद्यान शहर और शिविर से लगा हुआ है। मैंने वहां कुछ समय खाली बैठकर बिताया। मैंने कुछ समय जो कुछ मेरे साथ हुआ उस पर दुख करने में बिताया और कुछ समय माँ बाप के बारे में सोचने में बिता दिया, जैसे बच्चे असहाय होने पर करते हैं। मैं शाम के 8 बजे बगीचे से बाहर आया। एक तांगे में सराय गया। सराय में ऊपर से अपना सामान नीचे ले आया। सराय का रखवाला बाहर आया, लेकिन न मैं और ना ही
वह एक दूसरे से कुछ कह सके। उसने महसूस किया कि वह किसी न किसी प्रकार से उसे परेशानी में डालने के लिए जिम्मेदार था। मैंने उसका पैसा चुकाया, उसने चुपचाप ले लिया और चला गया। मैं बड़ी आशा के साथ बड़ौदा गया था। मैंने कई प्रस्ताव छोड़ दिए थे। वह लड़ाई का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई स्थान रिक्त थे। मैं लंदन में कई प्रभावशाली व्यक्तियों को जानता था, लेकिन मैं किसी को तलाश नहीं पाया। मैंने सोचा कि मेरा पहला कर्तव्य बड़ौदा के महाराजा को अपनी सेवाएं अर्पित करना है, जिसने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। लेकिन मुझे केवल 11 दिन ठहरने के बाद बड़ौदा छोड़ना पड़ा और बंबई वापस आना पड़ा। लाठियों से लैस भीति की तरह मेरे सामने खड़े 1 दर्जन पारसी और उनके सामने दया की भीख मांगते हुए मेरे भयभीत खड़े होने का दृश्य 18 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात भी मेरी दृष्टि से विलीन नहीं हुआ है। मुझे अब भी वह दृश्य बड़ी अच्छी तरह याद है और मुझे अब भी जब उसकी याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय मुझे पहली बार मालूम हुआ कि एक व्यक्ति जो एक हिंदू के लिए अछूत है, वह एक पारसी के लिए भी अछूत है। धन्यवाद। अरे तुम्ही आम्हाला काय बी म्हणा, आम्ही तुम्हाला जय भीमच म्हणणार। हे ना भीमराव।